ओके जी, तो आज हम शुरू करने वाले हैं बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, बड़ा इजी सा चैप्टर है, मुश्किल चैप्टर नहीं है। ठीक है, बायो वालों के लिए थोड़ा सा इजी होएगा कि वो ऑलरेडी प्लस में बायोमॉलिक्यूल्स करके आए हैं। 12वीं में कौन सी किया आपने? मजा आता है यार, इसलिए बोल रहा हूँ, फीलिंग में ले रहा हूँ। ओके, बायोमॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। बायोमॉलिक्यूल्स में भैया हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? देखो, लिविंग चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है ना, बायो से थोड़ा सा रिलेटेड है ना, प्लांट्स एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। राइट, मेनली हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करेंगे, प्रोटीन्स के बारे में बात करेंगे, और उसमें अमीनो एसिड्स और डीएनए आरएनए। क्लियर है? मेजर जो पार्ट रहने वाला है वो हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, तो उसके किस टाइप के, डिफरेंट टाइप के हमारे पास ग्लूकोज या हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो किस किस तरीके के होंगे? मोनो क्या होता है? मोनोसैकेराइड्स, ओके, लिग्नोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है जी, कुछ बच्चों के स्कूल में आएगा ये चैप्टर। ठीक है, जनरली डाल दूंगा यार, आएगा और उसमें नाम भी गुड। ओके, तो भैया यहाँ पे देखो क्या करते हैं, कोई भी यहाँ पे जैसे बुक में आप देखते रहेंगे, आप एनसीईआरटी खोल के, a living system grows, sustain and reproduce itself. The most amazing thing about life system is that it is composed of non-living atoms and molecules. ठीक है जी, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने बताया, बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें हमारे कार्ब्स आ जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे, ठीक है जी, और क्या आ जाएंगे? प्रोटीन्स आ जाएंगे, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स एक्सेट्रा आ जाएंगे। ठीक है, और ये सारे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे और वो एक मॉलिक्यूलर लॉजिक बनाएंगे फॉर द लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो ये तो बड़ी जनरल की बात है ना, अच्छी नहीं लग रही है। हम आते हैं डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट्स पे। तो पहले क्या बोला गया था भैया कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में? कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है? हम कार्बोन्स ना, जो लोग जिम जा रहे हैं कुछ है ना, कुछ ना भाई, तो ठीक है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, कार्ब्स नहीं खाने से हमें प्रोटीन लेना है ना, वो आलू छोड़ देते हैं कुछ दिन बाद, है ना, कुछ दिन के लिए आलू छोड़ दिए, चावल छोड़ दिए, राइट, और उसके बाद थोड़े दिन बाद फिर जब दूध उतर जाता है, फिर उसके बाद वो खुद आलू जैसे हो जाते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे है ना, बहुत सारी कार्ब्स होता है हमें। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरी सोर्स ऑफ, मतलब प्लांट्स है ना, और बहुत सारा नेचुरली लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, राइट, और इसके अंदर कौन कौन से मिलते हैं? केन शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, स्टार्च हो गया, ये सारे हैं, दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है जी, पहले बचपन में मतलब इनिशियली उन्होंने बोला था कि कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या है कि CHH2O5, कार्बन के हाइड्रेट्स को उन्होंने फॉर्मूला दिया था कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है जी, कार्बन के हाइड्रेट्स को उन्होंने फॉर्मूला बना दिया H2O। ठीक है, ये फॉर्मूला दिया गया था कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, बट बाद में क्या हुआ कि काफी सारी चीजें आई जो इस फॉर्मूला को तो सेटिस्फाई करती थी, बट वो एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट्स का काम नहीं कर रही। कोई बताएगा उसका एग्जांपल? कार्बोहाइड्रेट्स का जो इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करता है, बट वो कार्बोहाइड्रेट हमारा नहीं है। ठीक है, तो दैट इज अब CH3COOH है। क्या नाम है भैया इसका? क्या नाम है भाई बहनों? एसिटिक एसिड है। ठीक है ना, और अगर हम इसको ऐसे लिखें C2H2O होल ट्वाइस, कार्बन का हाइड्रेट है ये, बट एक्चुअल में ये क्या है? एसिटिक एसिड है। तो ये जो फॉर्मूला था, हमने ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा था, ये फॉर्मूला सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था। ऐसे ही हमने एक शुगर लिया रैमनोज, उसका फॉर्मूला होता है C6H12O5, C6H12O5, राइट, ये जनरल फॉर्मूला था। तो ये वाला जनरल फॉर्मूला जो था, ये शुगर मतलब जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स के लिए बोला, ये फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, बट ये एक्चुअल में क्या है? हमारी कार्बोहाइड्रेट है, दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट। तो जो जनरल फॉर्मूला था हमने वो हटा दिया।
कि ये वाला भैया ये कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, तो ये फेल हो गया। अभी हमने उसके बाद क्या निकाला, देखो आपकी बुक में लिखा भी गया है, लिख लीजिए बुक में, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, द कार्बोहाइड्रेट में बी डिफाइंड एज, देखिए जी the carbohydrates may be defined as optically active, may be defined as optically active polyhydroxyaldehydes, polyhydroxy मतलब बहुत सारे OH ग्रुप वहां पे प्रेजेंट है, पॉलीहाइड्रोक्सी polyhydroxyaldehydes or ketones, polyhydroxyaldehydes or ketones, or the compounds which produce such units on hydrolysis, which produce such units on hydrolysis. ठीक है जी, some of the sugars are sweet in taste, जैसा हमने पढ़ा था, कौन सी शुगर मीठी है जो घर पे आ रही है, केन शुगर है ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं, शुगर्स बोलते हैं। बट बहुत सारी जो होती है वो फीकी होती है, फीकी भी होती है, जैसे कि फ्रक्टोज, सेल्यूलोज, स्टार्च, मीठे नहीं होते वो, ठीक है, लकड़ खा के देखिए ना, है ना, सेल्यूलोज होता है ये, लकड़ जो होती है सेल्यूलोज है। अब देखो जो हम जनरली यूज कर रहे हैं अपने क्या बोलते हैं आपने फ्रूट्स खाए, देखो ना, फ्रूट्स के अंदर हमें जनरली कौन सी शुगर मिलती है, सुक्रोज, उसे हमें कौन सी शुगर मिल रही है, सुक्रोज मिलती है ना, लार्ज क्वांटिटी ऑफ शुगर उसमें प्रेजेंट होती है। और जो मिल्क में शुगर प्रेजेंट है वो कौन सी है, लैक्टोज, ठीक है ना। और कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलते हैं, सैकराइड, जैसा भाई ने बोला था, कौन सा था वो बोला, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड्स। सैकराइड का मतलब क्या होता है, शुगर। क्लियर हो गया, चलिए लिखिए जरा, ये कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन थी, ये यहाँ पे पूछी जाएगी। अभी हम इसको प्रूव भी करेंगे कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है, इसके हम सारे टेस्ट करेंगे, बड़े सारे टेस्ट करेंगे, ताकि आपको पता चले कि भैया इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, और काफी सारे OH ग्रुप भी लगे हैं। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब क्लासिफिकेशन में हम कैसे करेंगे, कितने वो हमें सिंपलर यूनिट्स देगा, ठीक है, दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, जैसा अभी हमने बोला था, भाई साहब ने बोला था, है ना, कौन कौन से थे, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स, ठीक है। तो पहला हम करते हैं मोनोसैकराइड्स, फर्स्ट लिखिए मोनोसैकराइड्स। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, मोनोसैकराइड से, मोनोसैकराइड से समझ में क्या आ रहा है, एक सिंगल यूनिट होएगा, मतलब अगर आप उसे हाइड्रोलाइज करोगे तो वो क्या करेगा, फर्दर सिंपल पार्ट्स में या सिंपलर शुगर में ये हमारा ब्रेक नहीं करना है। जैसा हमने बचपन में पढ़ा था केन शुगर, बचपन में तो हमने शुगर केन पढ़ा था, पता नहीं कब वो केन शुगर हो गया, किसी को पता है जी, बचपन में तो हमने शुगर केन पढ़ा था, वो आते आते केन शुगर कब हुआ, क्यों हुआ, ये कोई बता सकता है किसी के पास जरा, है, हाँ वो धोखा कर दिया उन्होंने, बहुत सारे धोखे कर रहे हैं, पता करके आना यार कहाँ से कैसे हो गया, ठीक है। चलो, मोनोसैकराइड्स अ कार्बोहाइड्रेट, लिखिए मोनोसैकराइड्स, मोनोसैकराइड्स, a carbohydrate that can't be hydrolyzed further, that can't be hydrolyzed further to give
to give simpler units of polyhydroxyaldehyde to give simpler unit of polyhydroxyaldehyde or ketone is called a monosaccharide. इसके एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज. वेरी गुड. अच्छा, आपको आता है सर? वेरी गुड. पढ़े क्या? वेरी गुड. नेक्स्ट लिखिए नेक्स्ट लिखिए ओलिगोसैकेराइड्स. भाई तो सब आता है. ओलिगोसैकेराइड्स. ओलिगोसैकेराइड का मतलब क्या है कि ये सिंपलर यूनिट्स देगा 2 से लेके 20 तक, 2 से लेके 10 तक. सब लिखिए carbohydrates that is 2 to 10 monosaccharide units. Carbohydrates that is 2 to 10 monosaccharide units. 2 to 10 saccharide unit on hydrolysis are called oligosaccharides. ठीक है, इनको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड एक्सेट्रा. बट जो मेजर that a carbohydrate that is 2 to 10 monosaccharide units on hydrolysis are called oligosaccharides. ठीक है जी. इसका जो सिंपल सा एग्जांपल है दैट इज सुक्रोज. ग्लूकोज था, मतलब अगर हम यहाँ पे C12H22O11 करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ये क्या करेगा? ग्लूकोज देगा और साथ में क्या देगा भैया? हमें फ्रक्टोज देगा. राइट. और अगर आपने लैक्टोज लिख लिया, लैक्टोज की वजह से क्या होगा? 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज मिलने वाला है. सॉरी, लैक्टोज नहीं, माल्टोज. माल्टोज जो है वो 2 यूनिट्स ऑफ क्या देगा जी? हमें ग्लूकोज के यूनिट्स दे देगा. तो ये क्या है? हमारे डाइसैकेराइड्स. तो ग्लूकोज भी जो है हमारा डाइसैकेराइड हो गया, माल्टोज भी क्या हो गया भैया? हमारा डाइसैकेराइड है. आपके S22 है. सॉरी, C12H22O11. अब फॉर्मूला जो ग्लूकोज का है, फ्रक्टोज का है, सेम है. C6H12O6 और यहाँ पे भी C6H12O6. अब सिमिलर फॉर्मूला है, फिर भी हम इन्हें नहीं, फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट इनको फिर भी अलग अलग लिखा हुआ है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. अभी थोड़ी देर में हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे क्यों होते हैं. दोनों आइसोमर्स है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसमें कीटोनिक ग्रुप होगा. अभी डिस्कशन करेंगे उसके बारे में बड़ी डीप. ठीक है जी. नेक्स्ट लिखिए पॉलीसैकेराइड्स. Polysaccharides. Carbohydrates which yield a large number of monosaccharides. Carbohydrates which yield a large number of monosaccharide units
on hydrolysis large number of monosaccharide units on hydrolysis are called polysaccharides. इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए स्टार्च सेल्यूलोज, स्टार्च सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन्स, गम एटसेट्रा. Starch, cellulose, glycogen, gum, etc. Polysaccharides are not sweet in taste. Polysaccharides are not sweet in taste. Hence, they are called non-sugars. ठीक है जी, नेक्स्ट लाइन में लिखिए. The carbohydrates may be further classified as reducing and non-reducing sugars. Classified as reducing and non-reducing sugars. आपने तो पढ़ा नहीं. देखिए जरा, all those carbohydrates, all those carbohydrates which reduce, all those carbohydrates which reduce Fellings and Tollens, Fellings and Tollens reagent are referred to as reducing sugars, all monosaccharides क्या रहेगा? Fellings and Tollens reagent are referred to as reducing sugars. ये हम एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में. यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा क्या होता है. ठीक है जी. Are referred to as reducing sugars. All monosaccharides, whether aldones or ketones, all monosaccharides, whether aldones or ketones, are reducing sugars. ओके, तो चलिए जरा अब थोड़ा सा समझिए यहाँ पे. अब फेलिंग सोल्यूशन होता है भैया, फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट. ये दो चीजें हैं हमारे पास. ये दोनों टेस्ट हमें हेल्प करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन. ठीक है जी, एल्डिहाइड एंड कीटोन. ये हम एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ेंगे. क्या बोला हमने? फेलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंस टेस्ट ये हमें हेल्प करते हैं डिस्टिंक्शन करने में
एल्डिहाइड एंड कीटोन को, राइट। अभी मैंने आपको लिखा है जितने भी मोनोसेकेराइड है, चाहे वो एल्डोज हैं चाहे वो कीटोज हैं, दे आर रिड्यूसिंग शुगर्स। मतलब अभी तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बट यहाँ पे एल्डोज भी और कीटोज भी दोनों हमें क्या कर रहे हैं, ये टेस्ट दे रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्सेप्शंस होंगे यहाँ पे। क्या एक्सेप्शन है, जब भी हमारे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन गिव्स टॉलरेंस एंड फेलिंग टेस्ट, ये दोनों टेस्ट देता है। कौन से वाला, जब मेरा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होएगा, ये लिख लीजिए, बुक में नहीं लिखा हुआ, ठीक है जी। फेलिंग और टॉलरेंट टेस्ट हमने यूज किया था डिस्टिंक्शन करने में एल्डिहाइड और कीटोन में, बट यहाँ पे इन्होंने बोला कि जितने भी हमारे एल्डोज या कीटोज हैं शुगर्स, वो हमारे रिड्यूसिंग शुगर्स हैं मोनोसेकेराइड में, राइट। तो कीटोज भी दे रहे हैं, तो कीटोज क्यों दे रहे हैं, बिकॉज वहां पे क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन प्रेजेंट है, ये एक्सेप्शन है इसकी, ठीक है जी, क्लियर है। अब फेलिंग सोल्यूशन किसका बनता है भैया, और टॉलरेंट किसका बनता है, कोई बताएगा, भाई वालों हमने तो पढ़ा है। सर आप पढ़ के आए थे। ओके कोई नहीं, ये क्या करेगा, फेलिंग ए फेलिंग बी सोल्यूशन का बनता है भैया हमारा, ठीक है। ये एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होगा, थोड़ा इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। ये क्या करेगा, जब हम इसका एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये रेड कलर का पीपीटी देता है, रेड ब्राउन कलर का पीपीटी दे देगा, तो इससे पता चल जाएगा कि भैया एल्डिहाइड मेरा यहाँ पे प्रेजेंट है, समझिए। अब उसके बाद हमने टॉलरेंस टेस्ट किया, तो यहाँ पे क्या होगा, अब आप लैब में जाओगे तो वहां पे आपको एक टेस्ट कराया जाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होएगा, सिल्वर जो है मेटल प्रेसिपिटेट करता है, और ये कौन देगा, एल्डिहाइड देगा, कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा, कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा, ये वाला टेस्ट भी कीटोन नहीं देगा, बट शुगर वाले क्यों दे रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस थिंग, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, क्लियर है। डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे करने का कोई फायदा नहीं है, दोबारा से कराना पड़ेगा, और यहाँ पे पूछने वाला भी नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए फेलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंस में हो क्या रहा है। फेलिंग सोल्यूशन में वो रेड ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट देगा, और यहाँ पे क्या करेगा, सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, क्लियर है जी, लिख लीजिए इसे, काम आएगा ये। एल्डिहाइड ये टेस्ट देगा, कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा, समझ आ गया, किसी को कोई कंफ्यूजन है भाइयों, ओके। बट यहाँ पे एक सेक्शन है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है तो वो दे देता है, कहीं पे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होगा तो वो एल्डिहाइड टेस्ट भी देगा, सॉरी फेलिंग टेस्ट भी देगा और टॉलरेंस टेस्ट भी देगा। चलिए नेक्स्ट लिखिए, अब हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे, मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स के बारे में बात करें। अब मोनोसेकेराइड्स में क्या था कि इनको फर्दर क्लासिक, मतलब उसको और फर्दर हाइड्रोलाइज करके सिंपल शुगर्स या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बना सकते हैं, मोनो मींस वन, क्लियर हो गया जी। अब उनको लिखेंगे कैसे, अगर मेरे पास 3 कार्बन है, ठीक है, अगर मेरे पास कार्बन कितने हैं, 3 है, और उसके साथ अगर एल्डिहाइड ग्रुप लगा है या कीटोनिक ग्रुप लगा है, तो हम उसका नाम कैसे लिखेंगे, मोनोसेकेराइड्स। तो 3 कार्बन है तो हम उसे क्या करेंगे, 3 कार्बन के लिए हम ट्राइओज लिखते हैं, और अगर इसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ तो क्या बोल देंगे हम, एल्डो ट्राइओज, ठीक है जी, क्लियर है। और अगर वहां पे कीटो ग्रुप लगा हुआ, कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ तो कीटो ट्राइओज, राइट। अगर मेरे पास यहाँ पे 4 कार्बन हो गए तो
तो क्या हो जाएगा टेट्रोज। एल्डो टेट्रोज। और ये हो जाएगा कीटो टेट्रोज। ठीक है, ऐसे ही पेंटोज भी आ जाएगा, हेक्सोज भी आ जाएगा, हेप्टोज भी आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए आगे। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं ग्लूकोज के बारे में, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ग्लूकोज, ग्लूकोज के पास क्या फॉर्मूला था जी ग्लूकोज का? C6H12O6। दिस वाज द फॉर्मूला ग्लूकोज का। तो इसे क्या बोलेंगे? अब इसके अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है ग्लूकोज के अंदर, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? एल्डो एल्डो हेक्सोज। वेरी गुड, क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और इसके अंदर 6 कार्बन है, तो ये हो गया भैया एल्डो हेक्सोज। अब ग्लूकोज हमें मिलता कहां से है? और शुगर की नहीं होता ही नहीं है। चलो कोई, और कहां से मिलता है? फ्रूट से, है ना? अपन दूध खाते हो चिपचिप होने लगा था बिकॉज ऑफ शुगर, होता ना? वेरी गुड, देखो इट इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स। और कहां पे मिलता है? हमें हनी, हनी में बहुत सारे शुगर। हाँ तो प्लांट में नहीं, वो सेल्यूलोज होता है, वो खा लो, दातुन वाला काम करेगा। क्या होता है ना, वो दातुन किसी ने करी है ना? किसी ने करी है भाई, है ना? तो वहां पे उसका टेस्ट क्या आता है? फिक्का होता है, अनलेस एंड अनटिल नीम के अंदर हो, है ना? वो कोड़ी होती है। अदरवाइज वो क्या है, सेल्यूलोज होता है ना? अब भैंसों का चारा खा लो, कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होने वाला, वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। बहुत ज्यादा बात है। कभी कभी होता होगा, देखा होगा आपने, पार्क में बैठे घास तोड़ के मुंह में डालते रहते हैं, चबाते रहते हैं, करते हैं ना वो? नहीं ये देख रहे उन्होंने किया है। और भी होंगे दो चार, वो बता के देंगे शर्मा शर्मी, है ना? फिर फोन पे बैठे बैठे बात करते करते पार्क में, है ना? पता लगा पार्क साफ करके। चलो ओके, राइस ग्रेप्स आल्सो कंटेन ग्लूकोज इन लार्ज अमाउंट। अब फर्स्ट हम करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज कहां से करेंगे भैया? ग्लूकोज का C12H22O11, इसका हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया इन द एसिडिक मीडियम एट 3। ओके, हमने यहाँ पे डाइल्यूट HCl और H2SO4 के साथ रिएक्शन कर दिया, तो ये भैया हमारा कन्वर्ट हो जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया और ये कन्वर्ट हो गया भैया हमारा फ्रक्टोज के अंदर। दिस इज द प्रिपरेशन, है ना? हम लोग सब खाना खा के आए हैं, क्या खाया हमने? शुगर। क्या खाया? ठीक है जी, यहाँ पे हमने खाया शुगर और वो किसमें कन्वर्ट हो गया? हमारे पेट में एसिड है सबके, है ना? तो वो एंजाइम्स अपना काम करते रहेंगे और ये कन्वर्ट हो गया किसमें? ग्लूकोज, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। कई लोग सो जाते हैं, है ना? क्या करें, क्लास ही हमारी इस टाइम सर, छोड़ दो, जाओ जरा काम से। चलिए नेक्स्ट करेंगे अब फ्रॉम स्टार्च। हाँ, स्टार्च कहाँ से मिलता है? अच्छा चलो एक चीज सिंपल सी बात बताओ, है ना? जो लोग मोटे होते हैं वो क्या क्या चीजें नहीं खाते? वो सब खाते हैं। अरे पतला होने के लिए, पतला होने, आपकी बात नहीं करते, आप तो खाते रहते, सारा कुछ खा लेते, किसी नहीं लगता भैया, है ना? किसी बेचारे की हाइट भी चेक करनी है ना? दिमाग की तरह चलाती है सारा दिमाग खाना, है ना?
हाँ जी बताओ, जो बंदा पतला हो रहा था क्या क्या चीजें छोड़ रहा है, जनरली बात कर रहे हैं हम। कार्ब से होता है, सबसे पहले कार्ब से थोड़ी सारी चीजें थोड़ी छोड़ता है। हाँ, आलू खाने छोड़ता है वो, परोठे सुबह सुबह जो खाता होता है ना। दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज चावल, है ना। अब जिसको किसी को सपोज करो किसी को डायबिटीज है, तो वो तो दो चीजें नहीं खाते जनरली, है ना। आलू भी नहीं खाते और चावल भी, क्योंकि स्टार्च जो है वो बड़ी जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है हमारी बॉडी में, और वो क्या करेगा, एकदम से शूट करता है हमारे ब्लड शुगर को, इसी वजह से। ठीक है, अब स्टार्च है, चावल से मिलेगा हमें। ठीक है, इसका फॉर्मूला ले लेते हैं भैया, C6H10O5। एन यूनिट्स होते हैं इसके, लार्ज नंबर। इसका हमने करा दिया भैया हाइड्रोलिसिस, C6H10O5N NH2O हमने इसमें डाल दिया, और ये कन्वर्ट होएगा भैया NC6H12O6 में। इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। ठीक है जी, और ये होएगा हमारा 393 केल्विन पे एट 223 केल्विन, सॉरी 393 केल्विन एंड 223 ATM, 223 एटमॉस्फेयर। क्लियर है जी, लिख लीजिएगा इसे। स्टार्च, मैंने सुबह पराठे खाता ना, खाना चाहिए कुछ। चलिए हो गया जी, नेक्स्ट लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये वाले पॉइंट्स पेपर में पूछे जाएंगे। आप क्या खाते हैं सुबह सुबह? पितालियां खाते हैं हैं? नहीं, ऐसे क्या खाते हैं? क्या? पानी में थोड़ा भी मिलता है, लेकिन वो कुछ नहीं कैसे करें। चलिए लिखिए जरा, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। Glucose is an aldohexose. Glucose is, structure of glucose में लिखिए, glucose is an aldohexose and is also known as dextrose. And is also known as dextrose. Glucose is an aldohexose and is also known as dextrose. ठीक है, लिखिए, it was assigned the structure. It was assigned dextrose. It was assigned the structure given below on the basis of following evidences. On the basis of the following evidences. First, लिखिए, its molecular formula was found to be C6H12O6. Its molecular formula was found to be C6H12 C6H12O6। अब ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है जो मैं कराने वाला हूँ, पेपर में ज्यादातर यहीं से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना तो बहुत दूर की बात है, बहुत रेयर होता है कि भैया स्ट्रक्चर बताओ जरा। अब हमें प्रूव करना है कि भैया इसका C6H12O6 होता है। ठीक है जी,
सेकेंड पॉइंट लिखिए, ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिएगा यहाँ पे, ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग with HI, on prolonged heating with HI, it forms N-hexane, it forms N-hexane, suggesting that all the 6 carbon atoms are on prolonged heating with HI, it forms N-hexane. It forms N-hexane, suggesting that all the 6 carbon atoms are linked in a straight chain. All the 6 carbon atoms are linked in a straight chain. ये हमारा एल्डिहाइड था, इसे हमने हीट किया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, CH2 CH3 CH2 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 CH3, और प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद HI ये क्या हो गया हमारा, कन्वर्ट हो गया N-हेक्सेन। किसमें कन्वर्ट हो गया भैया, N-हेक्सेन में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट लिखिए, जल्दी लिखो भैया, भैया जी जल्दी जल्दी लिखो जरा। हाँ जी लिख लिया, बना लिया। चलिए थर्ड पॉइंट लिखिए, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिलामाइन to form an oxime, and adds the molecule of hydrogen cyanide and adds the molecule of hydrogen cyanide HCN to give cyanohydrin. These reactions confirm the presence of a carbonyl group in glucose.
ओके तो यहाँ पे हमने क्या लिखा भैया कि मेरे पास 4 OH 5 OH ग्रुप थे और एक क्या लगा है यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप पे लगा हुआ है, ठीक है ना। विच कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ, हमने 2 टेस्ट किए यहाँ पे, किस किस के, एक हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करके हमने एंजाइम बनाया, HCl के साथ रिएक्शन करके हमने क्या बनाया, साइनोहाइड्रिन। मैं आपको छोटा सा एक मतलब मैकेनिज्म बता रहा हूँ क्या होता क्या है। अब सपोज करो RC डबल बॉन्ड OH था, ठीक है जी, इसका मैंने हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ शॉर्टकट में बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं बताऊँ। अब जब हमने हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन किया RC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल अमीन है, इसको हम क्या बोलते हैं, H2NOH, क्लियर है, इसको हाइड्रोक्सिल अमीन बोलते हैं हम। यहाँ पे हमने क्या किया, H2O यहां से बाहर निकाल दिया और ये किस चीज में कन्वर्ट होएगा, RCH डबल बॉन्ड NOH, इस कंपाउंड को हम ऑक्साइन बोलते हैं। लिख लीजिए इसे जरा, ठीक है जी। ये कंफर्म कर रहा है कि भैया यहाँ पे मेरा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, क्लियर हुआ। उसके बाद हमने यहाँ पे ये किया RC डबल बॉन्ड OH था, यहाँ पे हमने इसका HCl के साथ रिएक्शन किया, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होएगा, ये यहाँ पे आ गए, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो ये इसके पास आ जाएगा और ये इसके पास चला जाएगा, तो क्या बना के देगा, RCH OHCN, इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, ठीक है जी। RCHOHCN साइनोहाइड्रिन। और ये भी टेस्ट है विच कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप इन ग्लूकोज। समझ आया जी, ये तो जनरल रिएक्शन थी, अभी मैं आपको इस ग्लूकोज में भी ये टेस्ट करके दिखा देता हूँ। CHO CHOH4 CH2OH, यहाँ पे हमने क्या किया, H2NOH लिया और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, CH डबल बॉन्ड NOH, और बाकी यहाँ पे एज इट इज रहेगा। हाँ जी, क्लियर है ये, समझ आ गया। दूसरे वाला टेस्ट एक और सेम, इसमें हाइड्रोक्सिल अमीन बनेगा साइनोहाइड्रिन CHOH4 CH2OH, इसका हमने रिएक्शन किया HCl के साथ, तो यहाँ पे हो गया CHOHCl CHOH4 CH2OH, साइनोहाइड्रिन। ये रिएक्शंस ड्रॉ कर लीजिए।
जी हो गया नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखिए। फोर्थ पॉइंट लिखिए, ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज टू glucose gets oxidized to 6 carbon carboxylic acid. Glucose gets oxidized to 6 carbon carboxylic acid. ब्रैकेट में लिखिएगा ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड on reaction with a mild oxidizing agent, on reaction with mild oxidizing agent like bromine water, like bromine water. This reaction indicates the presence of aldehyde group. This reaction indicates the presence of aldehyde group. Presence of aldehyde group. ठीक है जी। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, देखो जब हम किसी भी चीज, अल्कोहल है सपोज करो मेरे पास, अल्कोहल का अगर मैं ऑक्सीडेशन करता हूं तो क्या मिलने वाला है हमें, एल्डिहाइड, सॉरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, याद रखिएगा अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिलता है, और इसका अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है जी। यहाँ पे क्या हुआ, ये CHO ग्रुप था, यहाँ पे हमने ब्रोमीन वाटर लिया विच इज द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये CHO जो था वो हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें जी, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया विच कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। दिस टेस्ट कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। हाँ जी क्लियर है, इसका नाम ग्लूकोनिक एसिड है। दिस इज ग्लूकोनिक एसिड। चले जी आगे, जल्दी जल्दी बनाइए। तो सब्जी तो पहले लिखवाया था ना, लिखते हुए ये CHO था वो COH में कन्वर्ट होता है। ये वाला ग्लूकोनिक एसिड, ये ग्लूकोज है सर। देखो हम कहे थे ना। चलिए लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। हाँ जी लिख लिया भैया, सर जल्दी जल्दी। अंशु जी लिख लियो हैं, दिखाइए जरा।
ले ले रखो अपना। आगे ये वाला देखिए, आगे इधर देखो, फुर्सत ही नहीं भाई को, फोन दीजिए जरा अपना। मैं तो बंद करके देखता हूँ। ये भी वही है, वो वाला आदमी, कौन सा आदमी? वो आपको उपाधि नहीं मिलेगी, जो कल मैंने बोला था टेस्ट टाइम, याद आ गया? आ गया आ गया। चलिए लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज, acetylation of glucose with acetic anhydride. हाँ जी सर, acetylation of glucose with acetic anhydride acetylation of glucose with acetic anhydride gives glucose pentacetate, gives pentacetate gives pentacetate, which confirms the presence of 5 OH groups, which confirms the presence of 5 OH groups since it exists as a stable compound, since it exists as a stable compound, 5 OH groups should be attached to different carbon atoms. Should be attached to different carbon atoms. अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या किया, यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या था, CHO CH4CH2OH, राइट। इसका हमने किसके साथ रिएक्शन किया, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3COOCOCH3, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। अब ये एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है भैया, एनहाइड्रस सॉल्ट पढ़े थे हमने, क्या होते थे एनहाइड्रस सॉल्ट्स, हाँ, जहां पे वाटर मॉलिक्यूल नहीं है या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। अब यहाँ पे भी हमने क्या किया था, 2 एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स लिए थे, वहां से वाटर निकाल दिया और उसके बाद हमारा क्या बन गया, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है जी, यहां से क्या होगा, ये OH हटेगा, OH से H जाएगा और यहां से क्या होने वाला है, ये CH3COO और H निकल जाएगा, साथ में क्या लग जाएगा, H की जगह COCH3 लग जाएगा। तो बनेगा भैया हमारा CHO यहाँ पे लग गया हमारा COCH3 और यहाँ पे भी हो गया C+OCH3, यहाँ पे ये 4 टाइम्स और ये 5, तो हमने क्या बोला, इसे पेंटा एसीटेट है। ठीक है जी, 5 बार लगा, 4 बार ये, 5वीं बार ये।
इसलिए हमने इसे बोला पेंटा एसीटेट। और ये स्टेबल है, विच मीन्स कि जो OH ग्रुप है वो अलग अलग कार्बन पे लगे हैं। OH जो ग्रुप है वो अलग अलग कार्बन पे लगे हैं, इसी वजह से ये स्टेबल है। अगर एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप लगे तो वो स्टेबल नहीं है, 2 या 3 लगे हुए हैं तो वो स्टेबल नहीं है। ठीक है जी। अभी देखो हमने पहला टेस्ट किया, मतलब पहले हमने क्या किया, इसे हीट करना शुरू किया विद HI, राइट। सबसे पहला पॉइंट था, हमने इसे हीट किया, प्रोलॉन्ग हीटिंग किया विद HI, तो वो एनहेक्सेन में कन्वर्ट हुआ, विच कंफर्म कि भैया जो मेरे 6 कार्बन है वो लगातार एक लाइन में जुड़े हुए हैं। पहली चीज, ठीक है, समझ आया। क्या किया हमने, ग्लूकोज को हीट किया, प्रोलॉन्ग हीट किया विद HI, तो वो 6 कार्बन की चेन में कन्वर्ट हुआ, जिसे हमने बोला एन हेक्सेन। ठीक है, और जो 6 कार्बन है वो लॉन्ग चेन में जुड़े हुए हैं। पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट में हमने क्या किया, ये हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन कर रहा था और HCl के साथ रिएक्शन कर रहा था, विच कंफर्म कि भैया यहाँ पे हमारा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, राइट। अब कार्बोनिल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड है या कीटोन है, उसको कंफर्म करने के लिए थर्ड पॉइंट पढ़ा था। ठीक है जी, ग्लूकोज रिएक्ट विद, सॉरी, फोर्थ से नेक्स्ट वाला पॉइंट था, क्या किया हमने यहाँ पे, उसको ऑक्सीडाइज किया, ग्लूकोज को हमने ऑक्सीडाइज किया विद द ब्रोमीन वाटर, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, ताकि वो कन्वर्ट हो से किसमें, ग्लूकोनिक एसिड में, राइट। इस ये कंफर्म कर रहा था कि भैया यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। समझ आया। पहले वाले में हमने ब्रोमीन को, सॉरी, HI के साथ हीट किया तो एनहेक्सेन कार्बन सारे के सारे लॉन्ग चेन में जुड़े हुए हैं। सेकेंड पॉइंट में हमने क्या किया, वहां पे हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन किया और HCl के साथ रिएक्शन किया, जो हमें कंफर्म कर रहा था कि यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट है, राइट। थर्ड पॉइंट में हमने क्या किया, इसका रिएक्शन किया विद द ब्रोमीन वाटर, व्हिच इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये मेरा एल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, विच कंफर्म कि भैया यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड के साथ एल्डिहाइड का जो ग्रुप है वो प्रेजेंट है। क्लियर हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे ये किया, नेक्स्ट पॉइंट में एसिटाइलेशन किया, ग्लूकोज का एसिटाइलेशन किया, विच जिसकी वजह से हमें पेंटा एसीटेट मिले थे और वो स्टेबल थे। ये कंफर्म कर रहा था कि भैया 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है कार्बन में, सॉरी ग्लूकोज में, और जितने भी OH ग्रुप है वो अलग अलग कार्बन पे जुड़े हुए हैं। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 6 पॉइंट, ऑन ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड, on oxidation with nitric acid, glucose, on oxidation with nitric acid, glucose as well as gluconic acid, both yield dicarboxylic acid, both yield a dicarboxylic acid। हाँ जी सरकार है क्या, लिख रहे हो। हाँ देखिए भाई, लिखा है, लिखा है, आगे चलो। both yield a dicarboxylic acid, कल से both yield a dicarboxylic acid, saccharic acid, which is known as saccharic acid। ठीक है जी, क्लियर है। इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे भी COOH लग गया और यहाँ पे भी क्या होगा, COOH में कन्वर्ट हो गया, इसको हमने बोल दिया सैकरिक एसिड।
ओके ये था हमारे पास ग्लूकोज। ग्लूकोज का मैंने रिएक्शन किया विद HNO3 तो ये सैकरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे हमने ग्लूकोनिक एसिड लिखा हुआ था, इसका HNO3 के साथ रिएक्शन किया, ये भी हमारा सैकरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी, लिखिए दिस टेस्ट इंडिकेट्स the presence of primary. This test indicates the presence of a primary alcoholic group in glucose. ये प्राइमरी है, एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है तो प्राइमरी है। ठीक है जी, अब इनकी स्पेशल अरेंजमेंट कैसे होएगी उसको देख लेते हैं, किस तरीके से ये स्पेस में रखे हुए हैं। यहाँ पे हमने इससे बात किया CH2, सेकेंड कार्बन में क्या होएगा, यहाँ पे राइट साइड पे OH ग्रुप लगा है, लेफ्ट साइड पे H लगा है, तीसरे में OH लेफ्ट पे आ गया, राइट साइड पे आ गया, चौथा राइट साइड पे, पांचवा भी राइट साइड पे, छठा भी जो है वो राइट साइड पे लगा हुआ है। यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे आ जाएगा H2। समझ आ गई जी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। सैकरिक एसिड का बना लेते हैं तो COOH, यहाँ पे आ जाएगा COH, HCOH, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। यहाँ पे हो जाएगा COOH, भाई जो थर्ड कार्बन है वो उल्टा है। ये हमारा ग्लूकोज हो गया, सैकरिक एसिड हो गया और ग्लूकोनिक एसिड के स्ट्रक्चर हो गए। हाँ जी, चले आगे। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने जो सबसे पहली एल्डिहाइड की डेफिनेशन पढ़ी थी, सॉरी कार्बोक्सिलिक कार्बोहाइड्रेट की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या लिखी थी, देखो जरा खोलो सबसे पहले लाइन। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो पॉलीहाइड्रोक्सी, और वहां पे एक और चीज भी लिखी हुई थी, देखो जरा खोलो से, क्या लिखा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। अब कोई भी चीज ऑप्टिकली एक्टिव होगी, हाँ जी चलिए आइए जरा इस पे वापस से। ये मेरे पास एंटी ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज में हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, वी हैव ऑप्टिकली एक्टिव। अब ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या करना है, कार्बन को कायरल होना चाहिए। कायरल मींस चारों के चार ग्रुप जो है वो डिफरेंट होने चाहिए। इस कार्बन, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, यहाँ पे एक OH ग्रुप लगा है, एक H लगा है, एक CHO ग्रुप लगा है, एक इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है। तो मतलब ये क्या है, कार्बन मेरा कायरल है, एसिमेट्रिकल कार्बन है। इस पे आते हैं,
यहाँ पे एक तरफ OH है, एक तरफ H है और एक तरफ C, ये वाला ग्रुप लगा है और इधर डिफरेंट है, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, ये वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये वाला भी। लास्ट वाला नहीं है, लास्ट वाला नहीं है, क्योंकि इसके साथ में क्या हुआ है, दो सेम हाइड्रोजन लगे हैं। यहाँ पे ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे ऑप्टिकली एक्टिव है। उसके बाद हमने बोला था पॉलीहाइड्रोक्सी, बहुत सारे OH ग्रुप प्रेजेंट है वहां पे, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन, उसको बोला था हमने कार्बोहाइड्रेट। समझ आ गई? क्लियर है? डेफिनेशन समझ आ गई? चलो आगे चलो। यहाँ पे ये समझ वाले लोग कहते हैं सारे डिफरेंट होने राइट, तो यहाँ पे सेम हो जाना। अरे एक ये पूरा तो ऐसा थोड़ी है कि ये अकेला C लगा है, ये पूरा ग्रुप अगर आप मिलाओगे तो 1 2 3 4 C4 ऐसे ही हाइड्रोजन और OH अलग अलग होंगे ना। तो फिर इसके हिसाब से ये तो 4 होता है राइट, हाँ, उसके ग्रुप तो एक तो C है ही ना। अरे ये वाला पूरा ग्रुप एक ही ग्रुप हो गया ना बेटा। ये नीचे वाला अगर यहाँ इसके लिए देख रहे हो, एक तरफ OH लगा है, एक तरफ H लगा है, इधर कौन सा ग्रुप लगा है, CH, ये कंबाइंड में रहेगा ना। और यहाँ पे ये पूरा ग्रुप लगा है C4 करके जो भी H है। क्लियर है? तो ये क्या होना चाहिए, कायरल होना चाहिए। चारों के चार ग्रुप जो है वो हमारे डिफरेंट होने चाहिए, तभी वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। हम LOL केस में बहुत डिटेल में करेंगे इस चीज को, क्या हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज, ग्लूकोज इज करेक्टली नेम एज D plus glucose, correctly named as D plus glucose. D before the name, D capital D before the name represent the configuration, D before the name represents the configuration, whereas plus साइन लिखा ना यहाँ पे ब्रैकेट में, plus represents dextro-rotatory nature of molecule, dextro-rotatory nature of molecule, dextro-rotatory nature of molecule. क्लियर हो गई? तो D का कोई ऑप्टिकल रोटेशन से कोई मतलब नहीं है। ये प्लस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया ये मेरा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ठीक है जी? अब डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्लियर है किसको? सभी को क्लियर है क्या होता है सर? आपको मालूम है? जो लाइट को राइट साइड रोटेट करेगा दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी फिलहाल के लिए, और जो लेफ्ट साइड करेगा वो लीवो रोटेटरी। क्लियर है? अभी तरह से ही समझ लो, बाकी डिटेल हम हेलो एल्केन्स हैलोजेन्स में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखिए द लेटर डी और एल, कैपिटल डी और एल, द लेटर्स डी और एल बिफोर द नेम the letters D or L before the name of any compound indicates the relative configuration of a particular stereoisomer, indicates the relative configuration of a particular stereoisomer
of a compound stereoisomer of a compound with respect to configuration of a compound with respect to configuration of some other compound. Comma, configuration of which is known. कंपाउंड के बाद लिखिए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विच इज नोन. ठीक है जी. अब ग्लिसरल एल्डिहाइड के साथ अभी हमने यहाँ पे प्लस लिखा. अब रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे थे हम. इसमें देखो ग्लूकोज के अंदर अभी हमने स्ट्रक्चर बनाए हुए थे इनके. तो जो लास्ट वाला OH ग्रुप था वो कहाँ पे था? राइट साइड पे. तो इसको अगर हम ग्लिसरल एल्डिहाइड के साथ कंपेयर करें प्लस ग्लिसरल एल्डिहाइड के साथ तो वो उसके साथ मैच कर रहा है. इसी वजह से उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है हमने क्या दे दिया? डी कॉन्फ़िगरेशन दे दिया. हाँ, दिस इज एसिमेट्रिकल. यहाँ पे भी तो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन OH लगा ना. है तो वो ग्रुप ही है. हाँ, इसे भी तो किया था. मैं 4 सब पे लगा था, 4 बीच वालों पे सब पे लगा था. नहीं, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन इकट्ठे. ठीक है जी. इसका नाम क्या हो गया? प्लस ग्लिसरल एल्डिहाइड. और अगर हम इस OH को लेफ्ट साइड पे रखते तो क्या हो जाएगा? ये माइनस. ठीक है. रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन अगर हमारी सेम थी तो यहाँ पे देखो OH राइट साइड में था तो हमने उसे प्लस दे दिया था. अगर वो ऑपोजिट चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा. माइनस ग्लिसरल एल्डिहाइड. अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? डी कॉन्फ़िगरेशन है. तो हमने वहां पे ग्लूकोज को क्या बोल दिया? डी प्लस ग्लिसरल एल्डिहाइड. सॉरी, डी प्लस ग्लूकोज. राइट, क्लियर है. इसका डी प्लस ग्लिसरल एल्डिहाइड नाम है. और एल्डिहाइड का जो हमने ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर बनाया था उसमें भी सेकंड लास्ट कार्बन OH जो था राइट हैंड साइड में था तो इसीलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमने डी बोल दिया. डी प्लस ग्लूकोज. और इसका नाम हो गया डी प्लस ग्लिसरल एल्डिहाइड. राइट, क्लियर है. और अगर ये लेफ्ट वाला ले लेंगे तो इससे हम क्या बोल देंगे? एल कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है जी, क्लियर है. हाँ भाइयों, किसी को कुछ पूछना है इस चैप्टर में अभी तक फिलहाल? क्योंकि ये OH जो है लेफ्ट साइड पे चला गया, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई. अब जो ग्लूकोज था यहाँ पे OH कहाँ पे था? राइट साइड पे था, सेकंड लास्ट कार्बन में. लास्ट में CH2OH था. तो यहाँ पे इस वाले कंपाउंड को हम डी प्लस ग्लिसरल एल्डिहाइड बोलते हैं. ठीक है जी. तो ये जो डी था ये हमने यूज कर लिया ग्लूकोज के नाम में, इसलिए उसे बोल दिया डी प्लस ग्लूकोज. कॉन्फ़िगरेशन मैंने अभी ऊपर लिखवाया ना, देखो लेटर डी एंड एल. उसका ऑप्टिकल रोटेशन से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है. इसका था और उसका सेम था तो इसलिए उसे डी प्लस ग्लूकोज बोल दिया. अगर ये OH मेरा लेफ्ट साइड पे आ जाएगा तो हम उसे क्या बोल देंगे? एल वाला. दैट्स इट. ठीक है जी. तो आज के लिए इतना ही है. नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में. ठीक है जी.